ना एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। यस तो सर। क्वेश्चन होता है कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम का मीनिंग क्या होगा। देखो, किसी भी एंजाइम का वो साइट जिससे सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती हो और वो सबस्ट्रेट कैटालिटिक प्रोसेस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता हो, आप उसे एक्टिव साइट के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। तो एक्टिव साइट सिर्फ जो है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि कैटालिटिक साइट को भी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट दोनों को कंबाइंडली आप एक्टिव साइट के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। तो अगर मैं किसी एंजाइम के एक्टिव साइट को अगर मेंशन कर रहा हूं, तो आप वहां सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट की भी बात कर रहे हो और कैटालिटिक साइट की भी बात कर रहे हो सकता है कि कैटालिटिक साइट और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ओवरलैपिंग कंडीशन शो कर रहा हूं, या ऐसा भी हो सकता है कि नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन शो कर रहा हूं। बट जब आप एक्टिव साइट की बात करते हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को मेंशन करते हैं या सिर्फ कैटालिटिक साइट को मेंशन करते हैं, आप दोनों को मेंशन करते हो। अब जैसे इस डायग्राम में अगर मैं इस पर्टिकुलर जो है साइट से सबस्ट्रेट की अगर बाइंडिंग शो कर रहा हूं और बाइंडिंग के बाद ये सबस्ट्रेट जो है कैटालिसिस के प्रोसेस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और कैटालिटिक साइट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आप इसे एंजाइम के एक्टिव साइट के तौर पर डिस्क्राइब कर रहे हो, जिसको मैं यहाँ रेड कलर से मार्क किया हूं। ये एंजाइम के एक्टिव साइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। देखो, जब आप एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच इंटरेक्शन शो करते हो, क्योंकि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंडिंग शो करता है, तो बाइंडिंग का मतलब है कि वहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंटरेक्शंस को जो है डेवलप करेगा। अब क्वेश्चन है कि अगर कोई एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अगर बाइंडिंग शो करना, तो बाइंडिंग के दौरान कौन कौन सा इंटरेक्शन जो है डेवलप करेगा? क्या वो इंटरेक्शन कोवलेंट इंटरेक्शन होगा या नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होगा? अगर नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है तो क्या वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा या वंडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा या हाइड्रोफोबिक फोर्स होगा? क्योंकि जब आप इंटरेक्शन बिटवीन द सबस्ट्रेट और एंजाइम शो करते हो, तो आप सिर्फ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन की बात नहीं करते हो, आप यहाँ कोवलेंट इंटरेक्शन को भी शो करते हो। और बट कोवलेंट इंटरेक्शन का नेचर यहाँ होना क्या चाहिए? तो रिवर्सिबल। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो कोवलेंट इंटरेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने के कारण उसका नेचर नॉर्मली इरिवर्सिबल होता है। बट आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि अगर कोवलेंट इंटरेक्शन अगर मैं शो कर रहा हूँ, तो उस कोवलेंट इंटरेक्शन का नेचर रिवर्सिबल होना चाहिए। और आप जितने भी नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन हैं, उन सारे नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन को यहाँ आप कंसीडर कर सकते हो। यानी आप हाइड्रोजन बॉन्ड कंसीडर कर सकते हो, आयनिक बॉन्ड कंसीडर कर सकते हो, वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात कर सकते हो, हाइड्रोफोबिक फोर्स की बात कर सकते हो। तो व्हाट काइंड ऑफ द इंटरेक्शंस यू विल गेट बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम? So you will get both covalent as well as the non-covalent interaction, but the covalent interaction must be the reversible in nature, and all the type of the non-covalent interaction participate in this condition. तो मैं उसकी एक लिस्ट यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर कोवलेंट इंटरेक्शन है तो वो रिवर्सिबल होनी चाहिए, और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन तो रिवर्सिबल ही होता है क्योंकि ये वीक इंटरेक्शंस होते हैं। अब चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, वैन डर वाल फोर्स हो या हाइड्रोफोबिक फोर्स हो। दिस पार्ट इज क्लियर? यस सर। यस सर। मैं यहाँ इंटरेक्शंस बिटवीन एंजाइम और सबस्ट्रेट और एंटीजन और एंटीबॉडी, इन दोनों के बीच आप इंटरेक्शन शो करते हो, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच भी शो करते हो और एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच भी शो करते हो। आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेक्शन जो आप एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच शो करते हो और एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच शो करते हो? सर एंजाइम रिवर्सिबल एंड नॉन देखो, जब आप एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच इंटरेक्शन की बात करते हो, तो इस इंटरेक्शन का नेचर कोवलेंट भी होता है, नॉन कोवलेंट भी होता है, और अगर कोवलेंट है तो वो रिवर्सिबल होगा। लेकिन कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच जब आप इंटरेक्शन शो करते हो, तो ये कोवलेंट इंटरेक्शन नहीं होता है, ये ऑलवेज नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी के बीच कोई रिवर्सिबल कोवलेंट इंटरेक्शन डेवलप हुआ। जब भी इंटरेक्शन डेवलप होगा वो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोफोबिक फोर्स होगा और आयनिक इंटरेक्शन होगा, बट वो रिवर्सिबल कोवलेंट इंटरेक्शन नहीं होगा। जबकि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच रिवर्सिबल कोवलेंट इंटरेक्शंस भी आप शो करते हो। तो ये डिफरेंसेस आप ध्यान में रखना, एंटीजन एंटीबॉडी और एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच इंटरेक्शन दोनों में स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का इंटरेक्शन स्पेसिफिक है और ये नॉन स्पेसिफिक है। एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का भी इंटरेक्शन स्पेसिफिक है, एंटीजन एंटीबॉडी के बीच का भी इंटरेक्शन स्पेसिफिक है, बट उस स्पेसिफिक इंटरेक्शन के दौरान कोवलेंट इंटरेक्शन डेवलप हो ये जरूरी नहीं है। एंजाइम और सबस्ट्रेट के केस में तो डेवलप होता है, लेकिन एंटीजन एंटीबॉडी के केस में डेवलप नहीं होता। ये पार्ट क्लियर है? यस यस सर। देखो,
अगर मान लो कि मैं एक एंजाइम के तौर पर हेक्सोकाइनेज को कंसिडर करता हूं, तो हेक्सोकाइनेज सबस्ट्रेट के तौर पर किसे यूज करता है? ग्लूकोज को, या फ्रक्टोज को, या मैनोज को, इस तरह से डिफरेंट हेक्सोजेज को जो है सबस्ट्रेट के तौर पर यूज करता है। या अगर मैं ग्लूकोकाइनेज की बात करूं, तो ये सबस्ट्रेट के तौर पर किसको यूज करता है? ग्लूकोज को। क्वेश्चन ये होता है कि ग्लूकोकाइनेज अगर सबस्ट्रेट के तौर पर ग्लूकोज को यूज कर रहा है, फ्रक्टोज और मैनोज को यूज नहीं कर रहा है, जबकि वो भी 6 कार्बन का जो है मोनोसेक्राइड है, तो ये स्पेसिफिसिटी को कौन डिसाइड करेगा? कि कौन इस पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी को डिसाइड करेगा कि ग्लूकोकाइनेज सिर्फ ग्लूकोज को ही सबस्ट्रेट के तौर पर यूज करे, और हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज इनमें से किसी को भी जो है सबस्ट्रेट के तौर पर यूज करे? तो कोई तो इंटरेक्शंस होगा जो स्पेसिफिसिटी को डिसाइड करेगा, जिसके आधार पर एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से ही बाइंडिंग शो करेगा। दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो स्पेसिफिसिटी को डिसाइड करता है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होता है शेप ऑफ द एक्टिव साइट। अब देखो, जब आप इंटरेक्शन शो करते हो तो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन भी शो करते हो, कोवलेंट इंटरेक्शन भी शो करते हो। नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन में आयनिक इंटरेक्शन भी है, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, हाइड्रोफोबिक फोर्स है। बट हाइड्रोफोबिक फोर्स, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन, ये डिसाइड नहीं करेगा सबस्ट्रेट और एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी को, बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी। ये डिसाइड कौन करता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर आप रिमूव कर दो, तो हो सकता है कि एंजाइम किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से जो बाइंडिंग शो कर रहा हो वो उसका एक्चुअल सबस्ट्रेट ना हो। बट एक एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट के साथ अगर बाइंडिंग शो कर रहा है, यानी उस सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिसिटी शो कर रहा है, इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट का शेप अगर ग्लूकोज की बाइंडिंग के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑब्वियसली फ्रक्टोज की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। बट ऐसा नहीं है कि शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिसिटी। हाइड्रोजन बॉन्ड उसके साथ साथ स्पेसिफिसिटी को डिफाइन करता है। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. देखो, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए 2 डिफरेंट मॉडल्स जो ना प्रपोज किए गए। उनमें से एक मॉडल 1894 में प्रपोज किया था फीसर ने, जिसको आप लॉक एंड की मॉडल के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, और ये आपने 10+2 लेवल पे भी पढ़ा होगा कि लॉक एंड की मॉडल जो फीसर ने इंट्रोड्यूस किया था 1894 में, वो एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शंस को जो है ना डिस्क्राइब कर रहा था। अब इस मॉडल की खास बात क्या थी और क्यों इस मॉडल को लेटर ऑन जो है ना डिस्कार्ड किया गया, अब देखो। देखो, यहां मैं एक एंजाइम शो किया हूं और एंजाइम का ये एक्टिव साइट है। एंजाइम के मैं इस एक्टिव साइट को यहां रेड कलर से मार्क कर रहा हूं। दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। और एक्टिव साइट का जो कंफर्मेशन है और जो सबस्ट्रेट जिस एक्टिव साइट से बाइंड करेगा उनका जो कंफर्मेशन है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अब देखो, जो सबस्ट्रेट का जो कंफर्मेशन है और जो एंजाइम के एक्टिव साइट का जो कंफर्मेशन है एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री, और उस कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होने के कारण एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे से जो है बाइंड कर ले रहा है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। और इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और एंजाइम्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस जो है रिलीज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सबस्ट्रेट की बाइंडिंग और एंजाइम की बाइंडिंग के दौरान न तो एंजाइम में कोई कन्फर्मेशनल चेंज इंट्रोड्यूस हुआ, न एंजाइम के कारण सबस्ट्रेट में जो ना कोई कन्फर्मेशनल चेंजेज इंट्रोड्यूस हुआ, बल्कि एंजाइम का कन्फर्मेशन सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के पहले और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के बाद बिल्कुल सेम रहा। ऐसा नहीं हुआ कि जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हुई तो एंजाइम के एक्टिव साइट का कन्फर्मेशन चेंज हो गया या सबस्ट्रेट का जो कन्फर्मेशन वो चेंज हो गया। न तो एंजाइम के एक्टिव साइट का कोई कन्फर्मेशन चेंज हो रहा है, न सबस्ट्रेट का जो बाइंडिंग हो रहा है उनका कोई कन्फर्मेशन चेंज हो रहा है, और रिएक्शन कैटलाइज्ड होने के बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, एंजाइम अनचेंज्ड बाहर निकल गया। इसको हम लोग कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल का मतलब ये हुआ कि आप एंजाइम्स को एक लॉक से कंपेयर करो और उस लॉक में जो की होल है उसको एक्टिव साइट से कंपेयर करो, और जो सबस्ट्रेट है उसको उस लॉक के लिए जो की डिजाइन है अब उनसे जो ना कंपेयर करो। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर लॉक में एक पर्टिकुलर की ही इंटर कर सकता है और वो की उस पर्टिकुलर लॉक के लिए जो है कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करता है। तो इसलिए इसको लॉक एंड की मॉडल के तौर पर डिस्क्राइब किया गया, क्योंकि जब आप की को यूज करते हो, जब की होल में की इंटर कर रहा है तो न तो की होल का कंफर्मेशन चेंज हो रहा है न की का कंफर्मेशन चेंज हो रहा है, बल्कि एक दूसरे के वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एग्जैक्टली जाकर के फिट हो रहा है। और उस कंडीशन में जो है
आप इस मॉडल को डिस्क्राइब करते हो लॉक एंड की मॉडल के तौर पर, बट लॉक एंड की मॉडल को डिस्कार्ड किया गया। उसके बाद एक न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया। इस न्यू मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था 1858 में खॉसलैंड ने, जिसको कहा गया इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब इंड्यूस्ड फिट मॉडल में आप डायग्राम का नीचे देखो, अगेन मैं यहाँ एंजाइम के एक्टिव साइट को रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, और रेड कलर से मार्क करने से आपको इनका कंफर्मेशन समझ में आ रहा है, पता चल रहा है। और जो सबस्ट्रेट का जो कंफर्मेशन है, जो एक्टिव साइट से बाइंडिंग करेगा, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। आप देखो कि यहाँ जो आप शेप शो कर रहे हो, कंफर्मेशन शो कर रहे हो, और यहाँ जो कंफर्मेशन आप शो कर रहे हो, क्या दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है? तो नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी बाइंडिंग हो रही है। और उस बाइंडिंग के कारण जो एंजाइम के एक्टिव साइट का जो कंफर्मेशन है वो चेंज हो रहा है। अब देखो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के बाद एंजाइम के एक्टिव साइट का कंफर्मेशन कैसा हो गया, जबकि पहले कैसा था। और एक्टिव साइट का कंफर्मेशन बाइंडिंग के बाद कैसा हो गया, जबकि पहले कैसा था। इसका मतलब है कि कंफर्मेशन जो है एक्टिव साइट का चेंज हुआ, यानी सबस्ट्रेट का जो कंफर्मेशन है वो एंजाइम के कंफर्मेशन को चेंज किया, और उस चेंज कंफर्मेशन के कारण उन दोनों का नेचर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, एक दूसरे से जो ना बाइंडिंग कंप्लीट हुए, और उसके बाद जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया तो एंजाइम अनचेंज कंडीशन में बाहर आ गया। इसलिए इसको कहा गया इंड्यूस्ड फिट। यानी जब ये फिट हो रहा है, तो फिट कब हो रहा है? जब एंजाइम के एक्टिव साइट का कंफर्मेशन चेंज हो रहा है, और उस कंफर्मेशन को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सबस्ट्रेट रिस्पॉन्सिबल है। यानी सबस्ट्रेट का कंफर्मेशन जो है इंड्यूस किया एक्टिव साइट के कंफर्मेशन को चेंज करने के लिए, फिर वो चेंज कंफर्मेशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, और उसके बाद जो है एंजाइम सबस्ट्रेट की जो है ना परफेक्ट बाइंडिंग हुई, और इन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, एंजाइम रिएक्शन के बाद अनचेंज जो है ना बाहर निकल गया। इसको कहा गया इंड्यूस्ड फिट मॉडल, और आज भी हम लोग इंड्यूस्ड फिट मॉडल को ही फॉलो करते हैं। यहां तक क्लियर है? Yes. Yes, sir. अब जो कंफ्यूजिंग पार्ट है वो पार्ट में डिस्कस करूंगा। नॉर्मली जब आप एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन या अनकैटालाइज रिएक्शन के बारे में पढ़ते हो तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में पढ़ते हो, और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को मैं कैटालाइज और अनकैटालाइज रिएक्शन दोनों के दौरान जो है शो कर सकता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि अगर कैटालाइज रिएक्शन है तभी आप ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को अप्लाई करते हो। अब जैसे मान लो कि कोई सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, हो सकता है कि ये प्रोसेस एंजाइम के प्रेजेंस में हो, तो आपने कहा एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। लेकिन अगर मान लो ये प्रोसेस एंजाइम के एब्सेंस में हो रहा है तो आप कहोगे अनकैटालाइज रिएक्शन। और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आप कैटालाइज रिएक्शन के दौरान भी शो करते हो, अनकैटालाइज रिएक्शन के दौरान भी शो करते हो। मैं यहाँ एग्जांपल जो है स्टार्ट कर रहा हूँ अनकैटालाइज रिएक्शन से, यानी जिस रिएक्शन के दौरान एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, यानी कैटालिटिक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। अब ट्रांजिशन स्टेट का मीनिंग क्या हुआ देखो। सपोज करो कि एक सबस्ट्रेट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो एक इंटरमीडिएट स्टेट को जो है अचीव किया, और उस इंटरमीडिएट स्टेट को मैं एस स्टार से डिनोट किया, और इस इंटरमीडिएट स्टेट को कहा गया ट्रांजिशन स्टेट। इसको आप इंटरमीडिएट स्टेट भी मेंशन कर सकते हो। और ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है, इसमें इसकी सिमिलरिटीज न तो पूरी तरह से सबस्ट्रेट से, न तो ये पूरी तरह से सिमिलरिटीज प्रोडक्ट से शो कर रहा है, बल्कि ट्रांजिशन स्टेट में न तो ये सबस्ट्रेट से पूरी तरह से सिमिलरिटी शो कर रहा है, न प्रोडक्ट से सिमिलरिटी शो कर रहा है। तो आप इसको एक इंटरमीडिएट स्टेट के तौर पर कंसिडर कर रहे हो या ट्रांजिशन स्टेट के तौर पर कंसिडर कर रहे हो। अब इसको मैं एक डायग्राम से शो कर रहा हूं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सपोज करो कि मैं एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर को सबस्ट्रेट के तौर पर यहां शो कर रहा हूं, इसमें बेंडिंग हुई, तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे बताओ ये ट्रांजिशन स्टेट क्या सबस्ट्रेट से पूरी तरह से सिमिलरिटी शो कर रहा है? नहीं शो कर रहा है। इसको मैं इंटरमीडिएट स्टेट के तौर पे भी डिस्क्राइब कर सकता हूं। और फाइनली इस ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। अब देखो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स मैं शो कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट के तौर पे शो कर रहा हूं। अब मुझे ये सोच करके बताओ, क्या ये प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट से पूरी तरह से सिमिलरिटी शो कर रहा है? नहीं शो कर रहा। No, sir. और सबस्ट्रेट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, सबसे पहले वो ट्रांजिशन स्टेट में इंटरमीडिएट स्टेट में जो ने इंटर किया, उसके बाद जाकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसको कहा गया ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। और ये कंडीशन कैटालाइज रिएक्शन के दौरान भी आप शो करते हो, अनकैटालाइज रिएक्शन के दौरान भी शो करते हो। सपोज करो कि मैं अगर अनकैटालाइज रिएक्शन की जगह कैटालाइज रिएक्शन अगर मेंशन करूं, तो क्या वहां ट्रांजिशन स्टेट वाले कंडीशन डेवलप होंगे? अब देख करके देखो, एक एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन शो कर रहा हूं,
उस एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के दौरान एंजाइम ई पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देखो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंडिंग शो किया, और यहां मैं सबस्ट्रेट को जो है ट्रांजिशन स्टेट में शो किया, और उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो बिगिनिंग में जो सबस्ट्रेट था वो ट्रांजिशन स्टेट में नहीं था, लेकिन जब एंजाइम के साथ जो है बाइंडिंग हुई तो वो पहले ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, और एंजाइम रिएक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने के बाद में ओरिजिनल फॉर्म में वो रिएक्शन के बाद भी आपको जो है मिल रहा है। अब क्वेश्चन है कि यहाँ ट्रांजिशन स्टेट को अगर मैं शो कर रहा हूं तो ट्रांजिशन स्टेट का मीनिंग क्या होगा। मैं सेम एग्जांपल को यहाँ कोट कर रहा हूं। देखो ये सबस्ट्रेट के तौर पे मैं शो कर रहा हूं और इसको मैं एंजाइम मान रहा हूं। अनकैटालाइज्ड रिएक्शन था तो वहां एंजाइम इन्वॉल्व नहीं था, कैटालाइज्ड रिएक्शन है तो एंजाइम इन्वॉल्व है। और ये जो रेड कलर से डॉटेड मैं कंडीशन शो कर रहा हूं ये एक्टिव साइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट भी होगा और कैटालिटिक साइट के तौर पे भी काम करेगा। लेकिन आप देखो कि मैं सबस्ट्रेट को यहाँ ट्रांजिशन स्टेट में नहीं शो किया हूं, तो मैं इसको ग्राउंड स्टेट में शो किया हूं। अगर मैं सबस्ट्रेट को अगर यहाँ ट्रांजिशन स्टेट में शो कर रहा हूं तो मैं यहाँ सबस्ट्रेट को मैं मेंशन करूंगा कि वो ग्राउंड स्टेट में। अब देखो कि ग्राउंड स्टेट में सबस्ट्रेट जब है तो एंजाइम के साथ इनका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। एक्टिव साइट में ये जो है प्रेजेंट है, एंजाइम के साथ बाउंड है, बट एंजाइम के साथ मैक्सिमम इंटरेक्शन डेवलप नहीं किया है, और वो अपने आप को अभी ग्राउंड स्टेट में रखा है। जब एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के दौरान ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो सबसे पहले ये जो सबस्ट्रेट है ये ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होता है, और ट्रांजिशन स्टेट में इसकी इंटरेक्शन एंजाइम के एक्टिव साइट से आप मैक्सिमम शो कर रहे हो। अब देखो ये मैक्सिमम इंटरेक्शन हो रहा है, यानी एंजाइम का एक्टिव साइट ट्रांजिशन स्टेट के कॉम्प्लीमेंट्री है, न कि ग्राउंड स्टेट के कॉम्प्लीमेंट्री। एंजाइम का एक्टिव साइट ग्राउंड स्टेट के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ग्राउंड स्टेट के साथ उनकी मैक्सिमम बाइंडिंग नहीं हो रही है, वो ट्रांजिशन स्टेट के कॉम्प्लीमेंट्री। आप देखो कि यहां उसका मैक्सिमम इंटरेक्शन हो रहा है, और ट्रांजिशन स्टेट में इंटर करने के बाद वो फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और एंजाइम जो है इस प्रोसेस से बाहर निकल गया। तो मैं ट्रांजिशन स्टेट का प्रेजेंस एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के दौरान भी शो कर रहा हूं और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के दौरान भी शो कर रहा हूं, बट यहां कुछ फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है, उसको आप ध्यान से देखो। जब एंजाइम के साथ मैं सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन शो कर रहा हूं तो मैं ग्राउंड स्टेट में भी शो कर रहा हूं और ट्रांजिशन स्टेट में भी शो कर रहा हूं। क्या ग्राउंड स्टेट में सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ मैक्सिमम इंटरेक्शन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तब वो मैक्सिमम इंटरेक्शन कर रहा है जब वो अपने आप को ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करता है, उस स्टेट में वो मैक्सिमम इंटरेक्शन कर रहा है। यानी एक्टिव साइट का कंफर्मेशन कॉम्प्लीमेंट्री नेचर कब शो कर रहा है? जब सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में जो ना प्रेजेंट होगा तब शो करेगा, और उसके बाद वो फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं एंजाइम को यहां से बाहर निकाल दूं तो ये रिएक्शन अनकैटालाइज्ड हो जाएगा, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट आपको दोनों स्टेट में मिलता है। ये पार्ट क्लियर है? Yes, sir. यहां सबस्ट्रेट को मैं ग्राउंड स्टेट में मान रहा हूं या ट्रांजिशन स्टेट में, Ground stage. और यहां मैं सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में मान रहा हूं। मैक्सिमम इंटरेक्शन एंजाइम के एक्टिव साइट से कब होगा, ट्रांजिशन स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में? Transition stage. एंजाइम का एक्टिव साइट कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करता है सबस्ट्रेट के ग्राउंड स्टेट से या ट्रांजिशन स्टेट से? Transition stage. अगेन मैं उसी पैरामीटर को यहां फिर से मेंशन कर रहा हूं। आप एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच भी इंटरेक्शन की बात करता हूं, एंटीजन एंटीबॉडी के बीच भी इंटरेक्शन की बात करता हूं, और एंजाइम को मैं बाद में मेंशन करूंगा। अब मुझे बताओ इन दोनों के इंटरेक्शंस में मैंने डिफरेंसेस मेंशन किया था। Yes. एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंटरेक्शंस आप कोवलेंट शो करते हो या नॉन कोवलेंट? No. और एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन? Non-covalent. एक और इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखना होगा। एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट का जो मैक्सिमम इंटरेक्शन होता है वो ट्रांजिशन स्टेट में होता है, बट जब एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच इंटरेक्शन होता है तो एंटीजन ट्रांजिशन स्टेट में कभी नहीं जाता है, वो ऑलवेज ग्राउंड स्टेट में ही इंटरेक्शन शो करता है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच इंटरेक्शन ग्राउंड स्टेट में भी है, ट्रांजिशन स्टेट में भी है, बट ट्रांजिशन स्टेट में वो मैक्सिमम इंटरेक्शन शो कर रहा है, और एंटीजन एंटीबॉडी के बीच का इंटरेक्शन आप सिर्फ ग्राउंड स्टेट में शो करते हो। कभी भी एंटीजन इंटरेक्शन के दौरान ट्रांजिशन स्टेट में जो है मूव नहीं करता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। दो फंडामेंटल डिफरेंसेस मैंने हाईलाइट किया। एक तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का इंटरेक्शन कोवलेंट भी हो सकता है, नॉन कोवलेंट भी हो सकता है, बट एंटीजन एंटीबॉडी के बीच का इंटरेक्शन सिर्फ नॉन कोवलेंट होता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच इंटरेक्शन ग्राउंड स्टेट और
ट्रांजिशन स्टेट दोनों स्टेट में शो करता हूँ, बट ट्रांजिशन स्टेट में वो मैक्सिमम इंटरेक्शन शो करता है। एंटीजन एंटीबॉडी सिर्फ ग्राउंड स्टेट में इंटरेक्शन शो करता है, कभी ट्रांजिशन स्टेट वाले कंडीशन आप यहाँ नहीं शो करता। अब एफजाइम आप उन पर्टिकुलर जो है एंटीबॉडी के लिए टर्म यूज करते हो जो एंटीजन के साथ बाइंडिंग भी शो कर रहा है और कैटालिटिक एक्टिविटी भी शो कर रहा है। इसका मतलब है कि एफजाइम एंटीबॉडी वाली प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है और इंजाइम वाली भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर एंटीबॉडी इंजाइम वाली प्रॉपर्टी अगर शो कर रहा है तो उस कंडीशन में उस एंटीबॉडी को आप एफजाइम के तौर पर डिस्क्राइब करोगे। अब अगर मान लो एफजाइम है तो बताओ इंटरेक्शन जो है ग्राउंड स्टेट में होगा या ट्रांजिशन स्टेट में होगा? दोनों दोनों में ट्रांजिशन स्टेट में होगा, क्योंकि अगर एफजाइम अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो ये एंटीबॉडी अब सिंपली एंटीबॉडी के तौर पे नहीं काम कर रहा है, ये एक एंजाइम के तौर पे भी काम कर रहा है। इसका मतलब है कि अब अगर मान लो कि मैं यहाँ इंटरेक्शन की बात करूं तो इंटरेक्शन जो है ग्राउंड स्टेट में भी होगा और ट्रांजिशन स्टेट में भी होगा, लेकिन मैक्सिमम इंटरेक्शन कब होगा? तो ट्रांजिशन स्टेट में होगा। क्योंकि अगर मैं किसी एंटीबॉडी में कैटालिटिक एक्टिविटी शो कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि उनके पास एंजाइम वाली प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, और एंजाइम वाली प्रॉपर्टीज होने के लिए आपको इंटरेक्शन ट्रांजिशन स्टेट में मैक्सिमम शो करना पड़ेगा। तो ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रहेगा। यस सर Yes, sir. अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट और फ्री एनर्जी। देखो इसके पहले जिन इंफॉर्मेशन को शेयर किया था, इन इंफॉर्मेशन से आपको ये तो पता नहीं चल रहा होगा कि सबस्टेट की जो फ्री एनर्जी का वैल्यू है यहाँ ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है। यस सर। इसके बारे में तो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है आपको, सिर्फ ये मिल रहा है कि ये ट्रांजिशन स्टेट है जो ना तो पूरी तरह से सबस्टेट से सिमिलरिटी शो कर रहा है ना प्रोडक्ट से। यानी सबस्टेट जो है ना सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट में इंटर करता है, उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। बट इससे ये तो नहीं पता चलता है कि यहाँ ग्राउंड स्टेट में एनर्जी ज्यादा है या ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी ज्यादा है। ग्राफ से आपको ये इंफॉर्मेशन जो है ना पता चल जाता है। तो नो सी द ग्राफ। मैं एक अनकैटलाइज्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को यहाँ मेंशन किया हूँ। अनकैटलाइज्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? एंजाइम के प्रेजेंस में या एंजाइम के एब्सेंस में? एब्सेंस में। एब्सेंट इसके एब्सेंस में। और चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव? Negative. नेगेटिव एंडरगोनिक या एक्सर्गोनिक? एक्सर्गोनिक एक्सर्गोनिक। एनर्जेटिकली थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल या अनफेवरेबल? Favorable. फेवरेबल सबस्टेट की फ्री एनर्जी ज्यादा होगा या प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी ज्यादा होगा? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी कम होगा। अब तो मैं यहाँ अनकैटलाइज्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को मेंशन क्यों, जिनमें एक सिंगल सबस्टेट एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। चीजों को सिंप्लीफाइड कंडीशन में मैं रखने के लिए यहाँ एक सिंगल सबस्टेट और एक सिंगल प्रोडक्ट को शो कर रहा हूँ, और यहाँ एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं शो किया हूँ, तो अनकैटलाइज्ड है। स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब है कि चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव है, थर्मोडायनामिकली जो है ना फेवरेबल है। सबस्टेट की फ्री एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। रिएक्शन एक्सर्गोनिक है, एंडरगोनिक नहीं है। अब देखो अगर मैं ग्राफिकली अगर इसको प्रेजेंट करूं, वाई एक्सिस पर मैं फ्री एनर्जी को शो किया, एक्स एक्सिस पर मैं रिएक्शन जो प्रोग्रेस हो रहा है उसको शो किया। ये सबस्टेट की फ्री एनर्जी और सबस्टेट को मैं इस पर्टिकुलर वे में दिखाया हूं, सबस्टेट की फ्री एनर्जी, और ये प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी। प्रोडक्ट को मैं इस पर्टिकुलर फॉर्म में शो कर रहा हूं कि ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर था ये ब्रेक होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो सबस्टेट की फ्री एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है, प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी का वैल्यू कम है। लेकिन सबस्टेट डायरेक्टली प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो नहीं रहा है। सबस्टेट पहले जो है एक ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करता है, और ये मैं फिगर ट्रांजिशन स्टेट के दौरान शो किया था। अगर मैं फ्री एनर्जी के वैल्यू को कंपेयर करूं तो सबस्टेट जो ग्राउंड स्टेट में उनसे फ्री एनर्जी का वैल्यू ट्रांजिशन स्टेट में आप ज्यादा शो कर रहे हो, और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी का वैल्यू तो मैं सबसे कम शो कर रहा हूं, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो इस डायग्राम से हमें यह पता चल रहा है कि जो ट्रांजिशन स्टेट में सबस्टेट इंटर करता है वहां हाईएस्ट फ्री एनर्जी का वैल्यू होता है। यानी आप यहां जो सबस्टेट की फ्री एनर्जी का वैल्यू शो कर रहे हो उनसे कहीं बहुत ज्यादा फ्री एनर्जी का वैल्यू आप ट्रांजिशन स्टेट में शो कर रहे हो। तो मैं ट्रांजिशन स्टेट को मेंशन कर सकता हूं फ्री एनर्जी के टर्म में, द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट फ्री एनर्जी यस सर मेंशन कर सकता हूं, क्योंकि आप इस ट्रांजिशन स्टेट पे फ्री एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम शो कर रहे हो। तो अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट को इस वे में डिफाइन करूं कि इट इज द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट फ्री एनर्जी, तो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा? करेक्ट करेक्ट हो ग्राउंड स्टेट में जो सबस्टेट हैं उनसे इनकी फ्री एनर्जी का वैल्यू हाई है या लो? हायर प्रोडक्ट से इसके फ्री एनर्जी का वैल्यू हायर है या लोअर? हायर है
और मैं इसको पॉइंट ऑफ हाईएस्ट फ्री एनर्जी के तौर पर डिस्क्राइब कर सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये कैटालाइज्ड रिएक्शन है या अनकैटालाइज्ड? Uncatalyzed. ठीक, यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes. sir. ठीक। अब एक टर्म हम लोग यूज करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मैं सेम रिएक्शन को फिर से कंसीडर कर रहा हूँ, अनकैटालाइज्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जहां एक सिंगल सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एंजाइम के एब्सेंस में हो रहा है, चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव है, सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी कम है, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है और एक्सर्गोनिक है। ठीक, मैं रिएक्शन को अगर मैं शो कर रहा हूं तो ये सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी है, और ये ट्रांजिशन स्टेट में जब सबस्ट्रेट इंटर किया तो उसकी फ्री एनर्जी के वैल्यू को डिनोट कर रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट में जो गया उसकी फ्री एनर्जी को डिनोट कर रहा है। अब आप देखो, जो ग्राउंड स्टेट में सबस्ट्रेट है और जो ट्रांजिशन स्टेट में जो सबस्ट्रेट है, उनकी फ्री एनर्जी में फर्क है। ये जो डिफरेंसेज इन द फ्री एनर्जी आप शो कर रहे हो ग्राउंड स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट में, इसी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब समझ में आ गया व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? Yes, sir. जो सबस्ट्रेट ग्राउंड स्टेट में है उनके साथ जो फ्री एनर्जी एसोसिएटेड है, और वही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के दौरान जो ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, उस समय जो उसकी फ्री एनर्जी का वैल्यू है, उनके डिफरेंसेस को ही आप डिस्क्राइब करते हो एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पर। तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कर सकता हूं, इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सबस्ट्रेट इन ग्राउंड स्टेट एंड द ट्रांजिशन स्टेट। Yes, sir. डिफाइन करना आसान है। या मैं बोल सकता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट फ्री एनर्जी इन द ट्रांजिशन स्टेट। Yes, sir. Yes, sir. No, sir. क्यों नहीं बोल सकते? So Yes, change sir, in बोल the सकते हैं। मैं मेंशन तो कर ही सकता हूं। मैं एक्टिवेशन एनर्जी को डिफरेंट वे में डिफाइन कर सकता हूं। सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप मेंशन करो कि ग्राउंड स्टेट में जो फ्री एनर्जी का वैल्यू है सबस्ट्रेट का, और ट्रांजिशन स्टेट में जाने के बाद जो फ्री एनर्जी का वैल्यू है, उन दोनों का जो डिफरेंसेज है, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करने का तरीका आपको समझ में आ गया? Yes. अगर मान लो किसी ने आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो क्या बताओगे? Difference between transition and ग्राउंड स्टेट में जो सबस्ट्रेट की जो फ्री एनर्जी का वैल्यू है, और जब वही सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में जब इंटर करता है तो उस समय जो फ्री एनर्जी का वैल्यू होता है, उन दोनों के डिफरेंसेस को आप एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। अच्छा, मैं एक्टिवेशन एनर्जी को बोल सकता हूं कि द फ्री एनर्जी एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट, बोल सकता हूं? yes. कैसे बोल सकते हैं? मैं इस बात को कैसे मेंशन कर सकता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट? अगर वैल्यू होता तब तो आपको यहां तक लेना होता। Yes, क्या sir. मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं? No, sir. No, sir. तो आप कैसे मेंशन कर सकते हो? इसका मतलब है कि आप डायग्राम को जिस पर्टिकुलर वे में देखना है वो आप देख नहीं रहे हो। आप सबस्ट्रेट का जो ग्राउंड स्टेट में जो फ्री एनर्जी का वैल्यू है और ट्रांजिशन स्टेट में जो सबस्ट्रेट है उनकी जो फ्री एनर्जी का वैल्यू है, उनके डिफरेंसेस के लिए टर्म यूज कर रहे हो एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट में जो सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट जो स्टेट में की जो फ्री एनर्जी का वैल्यू है, इन दोनों के डिफरेंसेस के लिए मैं टर्म यूज नहीं कर सकता हूं एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को आप यहां से लेकर के यहां तक मेंशन कर रहे हो, इस पार्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे हो। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब मैं एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कर रहा हूं, कौन कौन से तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। अब मैं यहाँ 3 स्टेटमेंट शो कर रहा हूं, आप मुझे बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। 3 स्टेटमेंट शो कर रहा हूं, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। सर तीनों सही है। Sir, तीनों सही है। अच्छा, यहाँ मैं ट्रांजिशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट ऑफ सबस्टेट मेंशन नहीं किया हूं, तो ये बात ऑब्वियसली जो ना क्लियर होता है ना कि ग्राउंड स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट सबस्टेट के लिए ही शो करते हो, Yes, sir. तो ये तो क्लियर है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू अकर, क्योंकि अगर मान लो कि सबस्ट्रेट, अब इधर देखो, अगर सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में इंटर नहीं करेगा तो क्या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है? No, sir. इसका मतलब है कि दिस इज द मिनिमम एनर्जी जिसको जो है अचीव करना पड़ेगा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि जब तक इस पर्टिकुलर बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तब तक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी को बोल सकता हूं एनर्जी बैरियर, यस सर। Yes, sir. और जब तक सबस्ट्रेट इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू अकर।
थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट कैसे है? ये भी करेक्ट है। अमाउंट Yes, ऑफ sir. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट। Yes, sir. ये तो ये ध्यान में रहे कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री की बुक में डिफरेंट जो है डिफिनेशन यूज किया गया है। इनमें से चाहे कोई भी डिफिनेशन यूज हो, आप सही मायने में एक्टिवेशन एनर्जी को डिस्क्राइब कर सकते हो। Yes, लिखा sir. हो डिफरेंसेस इन द फ्री एनर्जी बिटवीन द ट्रांजिशन स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट, ये भी सही है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्शन टू अकर, ये भी सही है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट, ये भी सही है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर, ये भी सही है। तो आप किसी भी डिफिनेशन को फॉलो कर सकते हो अगर आपको एक्चुअल मीनिंग एक्टिवेशन एनर्जी का पता है तो। ओके, अब एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशनशिप है उनको आप देख लो। अगेन मैं उसी रिएक्शन को ले रहा हूं जो अनकैटलाइज्ड है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के तौर पर परफॉर्म हो रहा है और सबस्ट्रेट जो है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं ग्राफ शो कर रहा हूं, ये सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी, इन दोनों की फ्री एनर्जी में डिफरेंसेस है और डेल्टा जी का वैल्यू आप क्या शो कर रहे हो? नेगेटिव। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है। बट ये सबस्ट्रेट अगर मान लो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट में जाता है और ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट के ग्राउंड स्टेट में जो फ्री एनर्जी का डिफरेंसेस है उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको मैं एनर्जी बैरियर के तौर पे भी मेंशन किया हूं कि ये एनर्जी बैरियर के तौर पे काम कर रहा है। अगर ये एनर्जी बैरियर अगर ज्यादा होगा तो सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का रेट कम होगा। अब इसको ऐसे सोचो, 1 मिनट में 1000 सबस्ट्रेट से 10 सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। 1 मिनट में 1000 सबस्ट्रेट है और उनसे 10 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी 10 सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। उसी 1 मिनट में अगर मान लो कि 1000 सबस्ट्रेट में से अगर 500 सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मैं कहूंगा कि यहां रिएक्शन का रेट ज्यादा है, यहां Yes, रिएक्शन का रेट कम है। 1 मिनट में 1000 सबस्ट्रेट में से सिर्फ 10 सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, यानी रिएक्शन का रेट स्लो है। और उसी 1 मिनट में 1000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से 500 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। अब क्वेश्चन है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम है तो कब कम होगा और रेट ऑफ रिएक्शन अगर हायर है तो कब हायर होगा। अगर इस एक्टिवेशन एनर्जी को मैं एनर्जी बैरियर के तौर पे अगर कंसीडर कर रहा हूं, अगर ये एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा तो कम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होंगे जिसके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर मान लो कि ये एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कम हो जाए तो इसका मतलब एनर्जी बैरियर कम हो गया। एनर्जी बैरियर कम होने का मतलब है कि ज्यादा नंबर ऑफ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू हाई है, एक्टिवेशन एनर्जी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, हाई है, यानी एनर्जी बैरियर अगर हाई है तो कम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहा है। बट अगर एनर्जी बैरियर का वैल्यू अगर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू अगर कम है, यानी एनर्जी बैरियर छोटा है, तो ज्यादा नंबर ऑफ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये बात लॉजिकली समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं ऐसा करता हूं, एक एग्जांपल कोट करता हूं। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर द रिएक्शन रेट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब एक एग्जांपल लो। सपोज करो कि ये एक बैरियर है, एक बाउंड्री वॉल है जिसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है। इसके एक पर्टिकुलर साइड में एनिमल्स को शो कर रहा हूं। सपोज करो कि जिस साइड में एनिमल को शो कर रहा हूं वहां 500 एनिमल्स हैं। उस 500 एनिमल में से जो है 2 के पास इतनी एबिलिटी है कि उस बैरियर को क्रॉस कर पा रहा है, क्योंकि बैरियर का हाइट आप 1.5 शो कर रहे हो, यानी बैरियर काफी ऊंचा है। अब इतने ऊंचे बैरियर को क्रॉस करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए। तो इस 500 गोट में से 2 के पास इतनी एबिलिटी है कि वो जो है इस बैरियर को क्रॉस कर गया। लेकिन आप चाहते हो कि ज्यादा नंबर ऑफ गोट इस बैरियर को क्रॉस करे, आप बैरियर की हाइट को छोटा कर दो। अगर मान लो 1.5 मीटर की जगह अगर मैं 1 मीटर कर दूं, तो मुझे बताओ कि 500 में से 100 क्रॉस कर सकता है या नहीं कर सकता? Yes, कर sir. सकते हैं। यानी बैरियर की हाइट को आपने छोटा कर दिया तो ज्यादा नंबर ऑफ द गोट जो है वो क्रॉस कर रहेगा, और बैरियर की हाइट को आपने ज्यादा रखा तो कम नंबर ऑफ गोट जो है क्रॉस कर पाएगा। अब इसी बात को यहां देखो, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी जिसको मैं एनर्जी बैरियर के तौर पर कंसीडर कर रहा हूं, अगर ये बहुत ज्यादा है तो बहुत कम सॉल्यूट यानी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है।
1000 सबस्ट्रेट में से सिर्फ 10 सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाया 1 मिनट में। अगर मैं बैरियर को छोटा कर देता तो उसी 1 मिनट में 1000 सबस्ट्रेट में से जो ना 500 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। यानी एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट जो है आप कम शो कर रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कम है तो रिएक्शन का रेट ज्यादा शो कर रहे हो। जबकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, बट रेट ऑफ रिएक्शन आप यहां ज्यादा शो कर रहे हो और रेट ऑफ रिएक्शन आप यहां कम शो कर रहे हो, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। जबकि मैं इस कंडीशन में भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस मान रहा हूं, इस कंडीशन में भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस मान रहा हूं, क्योंकि दोनों कंडीशन में चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव है। यानी दोनों कंडीशन में आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही शो कर रहे हो। बट अगर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू अगर ज्यादा है तो इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन कम आप शो कर रहे हो। एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कम कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इसी बात को मैं यहां समराइज किया हूं कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन, और लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हायर विद द रेट ऑफ रिएक्शन। ये समझ में आया या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, समझा। sir. अच्छा, अब तक मैं किसी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं या अनकैटालाइज्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं? अनकैटालाइज्ड अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है, कोई एंजाइम यहां जो है ना पार्टिसिपेट नहीं किया है, और रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड कर रहा है? तो एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। और मैं एक्टिवेशन एनर्जी को एनर्जी बैरियर के तौर पे मेंशन क्यों, ये आपके समझने के लिए। लेकिन जब भी आप किसी पर्टिकुलर जो है नोट में मेंशन करते हो तो वहां आप एनर्जी बैरियर मेंशन मत करना, वहां एक्टिवेशन एनर्जी ही मेंशन करना। एनर्जी बैरियर टर्म यूज करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब क्वेश्चन है कि एंजाइम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस कर रहा है। मुझे ये बताओ कि देख करके ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? Spontaneous. Spontaneous. चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव? Negative. Negative. नेगेटिव। ये सबस्ट्रेट को ग्राउंड स्टेट में शो क्यों? Yes, sir. ये ट्रांजिशन स्टेट में शो क्यों? Yes, sir. ये प्रोडक्ट को मैं यहाँ उसके ग्राउंड स्टेट में शो कर रहा हूँ। Yes, sir. सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी का वैल्यू क्या शो कर रहा हूँ? नेगेटिव, Yes, तो sir. यानी स्पॉन्टेनियस। और ग्राउंड स्टेट में जो सबस्ट्रेट है और ट्रांजिशन स्टेट में जो सबस्ट्रेट है उनकी फ्री एनर्जी के डिफरेंसेस को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। Yes, sir. Yes, sir. एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू यानी एनर्जी बैरियर का वैल्यू ज्यादा है, Yes, sir. तो कम नंबर ऑफ सॉल्यूट, कम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। Yes, sir. तो मैं 1000 सबस्ट्रेट में से एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्यों? तो मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन हाई या लो? Very low, sir. लो है, ठीक। Yes. अब मैं एंजाइम को ऐड कर रहा हूँ। एंजाइम को ऐड करने के कारण मुझे बताओ सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी के वैल्यू में कोई फर्क आया? Yes. No, sir. No. जो वैल्यू आप यहां शो कर रहे थे वही वैल्यू आप यहां शो कर रहे हो। अच्छा, प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी में कोई वैल्यू डिफरेंसेस आप शो कर रहे हो? नो सर। यानी चेंज इन द फ्री एनर्जी के वैल्यू में कोई फर्क आया? चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू अभी नेगेटिव होगा, उतना ही वैल्यू होगा, ठीक। एक्टिवेशन एनर्जी का जो वैल्यू है अब मैं यहाँ कम शो कर रहा हूँ या ज्यादा शो कर रहा हूँ? कम शो कर रहे हैं। एनर्जी बैरियर को मैंने छोटा किया या बड़ा किया? छोटा किया। छोटा किया। अब मुझे बताओ ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट, ज्यादा नंबर ऑफ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या लेस नंबर ऑफ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? ज्यादा सबस्ट्रेट। मैं 1000 सबस्ट्रेट में से 500 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन हाई शो कर रहा हूँ या लो शो कर रहा हूँ? हाई। हाई। इस रेट ऑफ रिएक्शन को हायर किसने बनाया? एंजाइम के प्रेजेंस ने। यस सर। तो एंजाइम के प्रेजेंस से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। क्या एंजाइम के प्रेजेंस से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया? नहीं, रिएक्शन तो पहले भी स्पॉन्टेनियस था, रिएक्शन बाद में भी स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन एंजाइम के एब्सेंस में भी सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस आप शो कर रहे थे वही सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी में अभी शो कर रहे हो। बट ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट के बीच का जो फ्री एनर्जी का वैल्यू है जिसको आप एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पे शो कर रहे हो वो एंजाइम के प्रेजेंस में कम हो गया। यानी एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, एनर्जी बैरियर को कम करता है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो क्या एंजाइम के कारण रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा है? नो सर। क्या एंजाइम के कारण रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है? यस सर। Yes, sir. तो एंजाइम के कारण रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। क्या एंजाइम के कारण सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी में फर्क आया? नो No, सर। No, sir. क्या एंजाइम के कारण एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू में फर्क आया? यस Yes, सर। sir. यस सर। क्या एंजाइम एनर्जी बैरियर को कम किया या ज्यादा किया?
कम किया कम करा। कम किया अगर मैं इंजाइम को अगर इन्वॉल्व नहीं करता तो एनर्जी बैरियर का वैल्यू हायर था, यस सर यस और ऐसे कंडीशन में बहुत कम ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहा था, यस सर क्योंकि उस पर्टिकुलर बैरियर को क्रॉस करने की एबिलिटी बहुत कम ही मॉलिक्यूल में था, जिनके कारण बहुत कम ही जो है ना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन आपने बैरियर को छोटा कर दिया, तो और ये बैरियर को छोटा किसने किया? एंजाइम के प्रेजेंस ने। इस कंडीशन में क्या हुआ? मोर सबस्ट्रेट जो है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया। अब तो क्लियर है? यस सर Yes, sir. अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि एंजाइम्स करता क्या है, हाउ एंजाइम ऑपरेट। मैं यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन कर रहा हूँ और उनमें से 2 इंफॉर्मेशन मैं रॉन्ग इंफॉर्मेशन के तौर पर मेंशन किया हूँ, आपको पॉइंट आउट करना है। नो सर ठीक है सर सारे सही है। सारे ठीक है सर। एक्सीलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, सही है गलत? यस सर यस सर अच्छा, एंजाइम मेक्स द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, सही है गलत? गलत है नो सर गलत। अच्छा, एंजाइम्स लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, यस सर सही है Yes, sir. सर सही है। एंजाइम फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, Yes, sir. यस सर ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने में एंजाइम मदद कर रहा है, सही है गलत? यस सर Yes, यस सर सही है। अच्छा, एंजाइम सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी को चेंज नहीं करता है, यस सर करेक्ट। यस सर सही सही है। है क्योंकि आपने इस बात को कहां देखा? यहां देखा कि अगर मैं अनकैटलाइज्ड रिएक्शन ले रहा हूं तब भी सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी का जो डिफरेंसेज है, और एंजाइम के प्रेजेंस में सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी में जो फर्क है वो तो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को ही चेंज कर रहा है। तो एंजाइम डज नॉट चेंज द फ्री एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। जब एंजाइम सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा है तो क्या वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करेगा? नहीं नहीं, करेगा। सर। तो डू नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है? यस यस सर Yes, sir. अब फिर से इसको एक बार रीड करो। एंजाइम्स मेक्स द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, False. यस सर नो सर गलत है? फॉल्स एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यस। एंजाइम Yes. लोअर्स द एक्टिवेशन Yes, sir. एनर्जी, यस। एंजाइम Yes. फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ द Yes. ट्रांजिशन स्टेट, यस। एंजाइम डज नॉट चेंज द फ्री एनर्जी वैल्यू ऑफ द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, यस। एंजाइम डू नॉट चेंज द रिएक्शन इक्विलिब्रियम, ये भी सही है। ठीक, Yes. इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी में कोई फर्क नहीं आता है चाहे एंजाइम प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, ये गलत। यस सर इंक्रीजिंग द फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, ये भी गलत है सब गलत है। ये भी गलत है। इंक्रीजिंग द टर्नओवर नंबर ऑफ द एंजाइम, टर्नओवर नंबर का यहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसको तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी किसी स्टूडेंट ने मेंशन किया था ना टर्नओवर नंबर, तो इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कैसे कर रहा है, क्योंकि ये बात सही है कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट अगर एंजाइम के प्रेजेंस में आप शो कर रहे हो तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कम हो जाता है। बट क्वेश्चन होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए एनर्जी लाया कहां से एंजाइम? नॉसिल। देखो, मैं एक एंजाइम यहां शो कर रहा हूं और इस एंजाइम का एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट की बाइंडिंग शो कर रहा हूं। बाइंडिंग के दौरान रिवर्सिबल कोवैलेंट इंटरेक्शन भी होगा, नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन भी होगा। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी का जो है गेन होगा? जब यहाँ कोवैलेंट या नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन डेवलप होंगे तो उस कोवैलेंट और नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के डेवलप होने के दौरान एनर्जी रिलीज होगा। और इसका मतलब है कि सबस्ट्रेट की जब एंजाइम के साथ बाइंडिंग हो रही है तो बाइंडिंग के दौरान जो कोवैलेंट और नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है उस इंटरेक्शन के कारण एनर्जी रिलीज हो रही है। उस रिलीज एनर्जी को मैं बाइंडिंग एनर्जी टर्म दे सकता हूं। यस सर तो मैं बोल सकता हूं कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ उसके एक्टिव साइट के साथ इंटरेक्शन शो करता है, चाहे कोवैलेंटली या नॉन कोवैलेंटली, उस प्रोसेस के दौरान या उस इंटरेक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होता है। क्योंकि वो एनर्जी रिलीज हो रहा है सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ बाइंडिंग के दौरान, आप इसके लिए टर्म यूज कर सकते हो बाइंडिंग एनर्जी। Yes, sir. यस एंड सर दिस बाइंडिंग एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि एंजाइम लाया कहां से वो एनर्जी जिसके कारण एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया। तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग शो करता है तो बाइंडिंग के दौरान बहुत सारे कोवैलेंट और नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन डेवलप करते हैं। उस इंटरेक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी।
उस रिलीज एनर्जी को आपने कहा बाइंडिंग एनर्जी, और यही बाइंडिंग एनर्जी यूटिलाइज्ड हुआ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में। इसीलिए एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जो है डिक्रीज होता है, और उस डिक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो बाइंडिंग एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। ये पार्ट क्लियर है? यस सर। यस सर। अब एक चीज मुझे बताओ कि जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू आपको कब मिलेगा? जब सबस्ट्रेट ग्राउंड स्टेट में होगा या जब सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में होगा? ट्रांजिशन। क्योंकि जब तक आप मैक्सिमम इंटरेक्शन शो नहीं करोगे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होगी। जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा तो उसको आप मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी के तौर पर डिस्क्राइब करोगे। तो अगर मैं डायग्राम अगर शो करूं, ये सबस्ट्रेट ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम इंटरेक्शन है या मिनिमम इंटरेक्शन है? मिनिमम इंटरेक्शन। ये ट्रांजिशन स्टेट में मैक्सिमम इंटरेक्शन या मिनिमम इंटरेक्शन? मैक्सिमम इंटरेक्शन। तो मैक्सिमम इंटरेक्शन अगर आप यहां शो कर रहे हो तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहीं रिलीज होगा, यस सर। उसको बाइंडिंग एनर्जी के तौर पर डिस्क्राइब करोगे। यस सर। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी जो है बाइंडिंग एनर्जी के तौर पे कब रिलीज होता है? ट्रांजिशन स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में? ट्रांजिशन। अब मुझे बताओ कि इस तरह के इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने की आवश्यकता है या आप खुद लॉजिकली समझ सकते हो? लॉजिकली समझ सकते हैं। तो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी रिलीज कब होगा? ट्रांजिशन स्टेट के दौरान। ट्रांजिशन। और एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच इंटरेक्शन मैक्सिमम कब शो करते हो? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेज। और एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच इंटरेक्शन आप कब शो करते हो? ग्राउंड स्टेज। ग्राउंड स्टेट।